देखो भाई, बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है? दो शब्द हैं यहाँ पर बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर। कौन कौन से? एक है बायोलॉजी और दूसरा है इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है भाई, बायोलॉजी से आप क्या समझते हो? यहां पर बायोलॉजी से मतलब है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ठीक, और यहां पर इन्फॉर्मेटिक्स से क्या मतलब है? इन्फॉर्मेटिक्स से मतलब है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्लस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब ये बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से क्या रिलेशन, क्या बताना चाहते हैं हम यहाँ पर? बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसी साइंस है जिसमें हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की मदद से बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का एक्विजिशन करते हैं। एक्विजिशन का मतलब बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को लेते हैं, एक्विजिशन करते हैं, इस बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का स्टोरेज करते हैं, इसको हम एनालाइज भी करते हैं। इसके अलावा अपनी जो भी रिसर्च है उसमें हम इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। किसकी मदद से? इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से। इसी साइंस को कहा जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो सिंपल बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बड़ी सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको कहूँ कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, एक लाइन की डेफिनेशन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स वो साइंस है जहाँ पर हम बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस करते हैं, बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन की स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और विद द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स। उसी को कहा जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्लियर हुआ? नाउ अब देखो यहाँ पर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं कि इस बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज क्या है। इसका यूज क्या है भाई? एप्लीकेशन क्या है इसका, कहां पर इसकी यूटिलिटी है, क्यों बायो इन्फॉर्मेटिक्स की जरूरत पड़ती है? एट प्रेजेंट टाइम इसके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के। एक है प्रोटीन के अमाइनो एसिड सीक्वेंस और दूसरा है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को स्टडी करना, उसका जनरेशन करना। पहला यूज क्या है? जनरेशन ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन, किसी भी प्रोटीन के अमाइनो एसिड सीक्वेंस का जनरेट करना। प्रोटीन किसका बनता है? अमाइनो एसिड का बनता है। ठीक है, उस प्रोटीन की क्या प्रॉपर्टी होगी, किस नेचर का प्रोटीन होगा, ये कौन डिसाइड करता है? वो टाइप ऑफ अमाइनो एसिड और उन अमाइनो एसिड का सीक्वेंस। इसलिए अमाइनो एसिड का सीक्वेंस भी स्टडी किया जाता है। ये भी आज के टाइम पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसर्च का टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत लोग रिसर्च करते हैं। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से हम उस प्रोटीन, किसी भी प्रोटीन के अमाइनो एसिड सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। दूसरा है जनरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, सॉरी जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। ये भी आपको पता है, डीएनए का मेरा लेक्चर देख लेना। डीएनए किसका बना होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का। एक्चुअली में डीएनए के अंदर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड किसकी बनती है? डीएनए की, सॉरी न्यूक्लियोटाइड की। ठीक है, और उस न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। तो एक न्यूक्लियोटाइड का क्या सीक्वेंस है, किस सीक्वेंस में न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियोटाइड का मतलब तीन चीजें होती हैं। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या क्या है? न्यूक्लियोटाइड मतलब इसके अंदर बेस होगा, इसके अंदर शुगर होगा और इसके अंदर फॉस्फेट भी होगा। इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड का क्या सीक्वेंस है, किस सीक्वेंस में न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है डीएनए के अंदर, ये सीक्वेंस भी आज की डेट में स्टडी करने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च वर्क के लिए। कौन सा? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के। पहला क्या है?
जनरेशन ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन और दूसरा है जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। इन दोनों का हम जनरेट कर सकते हैं, इन दोनों सीक्वेंस का हम पता लगा सकते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स से। ठीक है, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री से आ जाते हैं। हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको एक बात याद रखनी है, एक आपने नाम सुना होगा नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन। नहीं सुना तो कोई बात नहीं, नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन, इन शॉर्ट हम इसे बोल सकते हैं NBRF, नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन। इस नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन ने सबसे पहली बार अमाइनो एसिड सीक्वेंस बनाया था इस बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से। सबसे पहला फर्स्ट अमाइनो एसिड सीक्वेंस किसने बनाया था बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से? नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन में। और उस अमाइनो एसिड सीक्वेंस की एक एटलस मतलब एक किताब, उस एटलस के अंदर उसको पूरा बताया गया था, दिखाया गया था। और उस एटलस के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, उसका नाम क्या है? उस एटलस का नाम है एटलस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर, एटलस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर। ये आप लोग याद रखना, एटलस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर। ये एटलस किसने दिया था? नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन। इसमें सबसे पहली बार अमाइनो एसिड सीक्वेंस की एक कंप्रेहेंसिव स्टडी की गई थी। ठीक है, इसी नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन ने प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को भी एस्टैब्लिश किया। क्या एस्टैब्लिश किया इसने? प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PIR, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां से कोई भी रिसर्चर जो कि स्टडी करना चाहता हो बायो इन्फॉर्मेटिक्स पर या इस प्रोटीन सीक्वेंस पर, अमाइनो एसिड सीक्वेंस पर, तो वो यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकता है। यानी कि ये प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज जो कि PIR, ये आपका डेवलप हुआ था 1984 में, ये भी याद रखो, ये डेवलप हुआ था 1984 में। तो यहाँ से कोई भी न्यू रिसर्चर, यानी कि ये हेल्प करता है टू हेल्प दी न्यू क्या, कोई भी रिसर्चर हो, टू हेल्प दी न्यू रिसर्चर्स फॉर द स्टडी ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन। कोई भी रिसर्चर्स, मान लो कि मुझे ही अमाइनो एसिड सीक्वेंस पर स्टडी करनी हो तो मैं इस प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ। ठीक है भाई, ये हमने हिस्ट्री की बात की। अब बात करते हैं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों की, और वो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? डाटाबेस एंड सर्चिंग टूल। इनके बिना बायो इन्फॉर्मेटिक्स किसी काम की नहीं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है डाटाबेस। डाटाबेस क्या होता है भाई? डाटाबेस मतलब किसी भी टॉपिक का, उसके इंफॉर्मेशन का वास्ट कलेक्शन, लार्जेस्ट कलेक्शन। कोई भी, मान लो हमने एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लिया है या हमने प्रोटीन अमाइनो एसिड सीक्वेंस लिया किसी प्रोटीन का, तो उस प्रोटीन के अमाइनो एसिड सीक्वेंस का, उस डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन का एक बिगेस्ट कलेक्शन, लार्जेस्ट कलेक्शन, वास्ट कलेक्शन जो है, उसी को डाटाबेस कहा जाता है। तो सिंपली डाटाबेस क्या है? डाटाबेस इज द वास्ट कलेक्शन ऑफ एनी टॉपिक। कोई भी एक टॉपिक, जैसे कि मान लो वो टॉपिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही ले लो, कोई टॉपिक है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, तो उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बारे में लार्ज, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो इन्फॉर्मेशन है, उसका कलेक्शन ही डाटाबेस कहलाता है। इस डाटाबेस के बिना बायो इन्फॉर्मेटिक्स किसी काम की नहीं है। इसलिए इस डाटाबेस को हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स का हार्ट कहते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का दिल कहते हैं। डाटाबेस को क्या कहा जाता है? इट इज आल्सो कॉल्ड एज हार्ट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, क्योंकि बिना डाटाबेस के बायो इन्फॉर्मेटिक्स का कोई काम नहीं है।
बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या बताया था मैंने, ये एक साइंस है जहाँ से हम इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन तब लोगी जब उसके पास खुद के पास डाटा होगा, जब उसके खुद के पास डाटाबेस होगा। इसलिए बिना डाटाबेस के बायो इन्फॉर्मेटिक्स किसी काम की नहीं है। इसलिए डाटाबेस को कहा जाता है हार्ट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब ये डाटाबेस लिया कहाँ से जाएगा, क्या इसका सोर्स है? वर्ल्ड में टोटल 3 पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है ये अवेलेबल है इन 3 पब्लिक डोमेन। बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज अवेलेबल इन 3 पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन का मतलब कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकता है, ठीक। वो पब्लिक डोमेन कौन कौन से हैं वो देखो, वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। पहला है आपका NCBI। NCBI क्या होता है आपका? NCBI का मतलब है आपका नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। पहला डाटाबेस, पहला अपना पब्लिक डोमेन कौन सा है? नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ये कहाँ पर है? ये है USA में, ठीक है, ये आप याद रखना। दूसरा है यूरोपियन लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। यूरोपियन लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, ये कहाँ पर है? UK में, ठीक। और तीसरा है जीनोम नेट। जीनोम नेट ये कहाँ पर है? जापान में, ठीक है। ये 3 पब्लिक डोमेन हैं जो कि पब्लिक के लिए अवेलेबल है। यहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अगर आपको डाटाबेस चाहिए तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इन्होंने बहुत सारे डाटाबेस अवेलेबल करवा रखे हैं पब्लिक डोमेन पब्लिक के लिए। जैसे कि कौन कौन से डाटाबेस अवेलेबल करवा रखे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डाटाबेस हैं, देखो यहाँ देख लो, ठीक है, कौन कौन से डाटाबेस अवेलेबल है। एक डाटाबेस सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपका जेन बैंक। क्या है? जेन बैंक, ठीक है। ये जेन बैंक है, GENBANK की जेन बैंक। ये जो जेन बैंक वाला डाटा है ना, ये न्यूक्लियोटाइड इंफॉर्मेशन, ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रोवाइड कराता है। कौन सा? जेन बैंक। क्या कराता है आपका? ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की सारी इंफॉर्मेशन देता है। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का डाटाबेस है जेन बैंक, जिसका नाम दिया गया है क्या है? जेन बैंक। ये किसने डेवलप किया है? आपका NCBI। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? NCBI USA ने इसको डेवलप किया है, ठीक। और जेन बैंक के अलावा, इसके अलावा आपका एक है ई कोलाई से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, सारा जीनोम सीक्वेंस आपको इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा एक है माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम का सारा इंफॉर्मेशन इसके अंदर मिल जाएगा। ये माइटो जो है ये भी आपका NCBI USA ने ही डेवलप किया है, ठीक है। इसके अलावा आपका एक है कावट, KABAT, कावट। ये आपका डेवलप किया है जीनोम नेट ने, ठीक है। इस कावट के अंदर DNA और RNA दोनों का सीक्वेंस मिल जाएगा। कावट के अंदर DNA और RNA सीक्वेंस दोनों की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये सब किसके एग्जाम्पल है? डाटाबेस के एग्जाम्पल है, याद रखना। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। जेन बैंक, ई कोलाई, माइटो, कावट, ये सब डाटाबेस के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा अपना एक है स्विस पोर्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। स्विस पोर्ट, ये स्विस पोर्ट में प्रोटीन इंफॉर्मेशन है, प्रोटीन सीक्वेंस अवेलेबल है। और ये डेवलप किया है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा। ये कहाँ पर है? इटली में, ठीक है। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटाबेस के नाम मैंने आपको बताए। इसके अलावा इंडियन डाटाबेस भी हैं, इस पर भी क्वेश्चन आता है। इंडियन डाटाबेस 2 ही हैं, 2 पर ही आपको याद रखना है। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक है GM क्रॉप डाटाबेस।
इस जीएम क्रॉप डाटाबेस इसको डेवलप किया है आपका एनआरसी, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एनआरसी ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। कहाँ पर है भाई ये बताओ? ये है आपका न्यू दिल्ली में। ये नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। तो ये जीएम क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी है ना, इसके लगभग 800 से ज़्यादा पब्लिकेशन है, 800 से ज़्यादा पब्लिकेशन है इसके जीएम क्रॉप बायो डाटाबेस के। एक है आपका यहाँ पर है, बड़ा अच्छा सा नाम है उसका, वंशानुधान, वंशानुधान नाम से समझ में आ रहा होगा, वंशानुधान। ये किसके लिए है? यहाँ पर इसको भी डेवलप किसने किया है? एनआरसी ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी ने, इसको भी एनआरसी ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है। और ये वंशानुधान में किसका डाटाबेस है? अपना राइस जीनोम का, राइस जीनोम का डाटाबेस यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आपका लगभग 56,298 जीन का कलेक्शन है, 56,298 जीन का कलेक्शन है इस डाटाबेस में। कितना है? 56,298 जीन का कलेक्शन। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट डाटाबेस हैं। इन डाटाबेस के बिना बायो इन्फॉर्मेटिक्स कुछ नहीं है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन इन्हीं डाटाबेस में अवेलेबल है। अब दूसरा है सर्चिंग टूल। डाटाबेस तो है, अब इतने बड़े डाटाबेस में से हम अपनी जानकारी के लिए जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो कैसे मिलेगी? जैसे गूगल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, अब गूगल में से उस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? सर्चिंग टूल की, जैसे कि गूगल क्रोम, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, इन सब की मदद से हम इन्फॉर्मेशन को गूगल से ले सकते हैं। सेम उसी तरह से इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी अवेलेबल है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की, प्रोटीन सीक्वेंस की इन्फॉर्मेशन इन डाटाबेस में अवेलेबल है। लेकिन इन डाटाबेस में से वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी कैसे? उसके लिए सर्चिंग टूल भी चाहिए, और वो सर्चिंग टूल क्या कहलाता है? आपका ब्राउज़र, उसको हम ब्राउज़र भी बोल सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट सर्चिंग टूल भी हैं। यहाँ पर देखो सर्चिंग टूल, अब वो सर्चिंग टूल कौन कौन से हैं बस नाम देख लो, बहुत सारे सर्चिंग टूल हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। ये सर्चिंग टूल का काम क्या है? डाटा माइनिंग का काम है, डाटा माइनिंग। ये भी बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी है, डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग क्या होता है? जब हम डाटाबेस को यूटिलाइज करते हैं, जब इन डाटाबेस को हम अपने उपयोग में लाते हैं, उसी प्रोसेस को डाटा माइनिंग कहा जाता है। डाटा माइनिंग का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ डाटाबेस यूटिलाइजेशन, इसे क्या कहा जाता है? डाटा माइनिंग। तो सर्चिंग टूल क्या करता है? डाटा माइनिंग में हेल्प करता है। भाई सर्चिंग टूल ना हो तो उस डाटाबेस को आप उपयोग कैसे करोगे? ठीक है, अब बहुत सारे सर्चिंग टूल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्चिंग टूल मैं आपको बता रहा हूँ। एक है ब्लास्ट, क्या है नाम उसका? BLAST, ब्लास्ट। ये भी आपका NCBI USA ने डेवलप किया है। ब्लास्ट क्या है आपका? NCBI USA ने आपका ये डेवलप किया है। और ये जो ब्लास्ट है इसमें आप DNA और प्रोटीन दोनों की इंफॉर्मेशन यहाँ से पता कर सकते हो इस ब्लास्ट से। ठीक है, DNA और प्रोटीन सीक्वेंस, इन दोनों की इंफॉर्मेशन को आप इस ब्लास्ट सर्चिंग टूल से, इस ब्लास्ट सॉफ्टवेयर से सर्च कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये क्या आपका एंट्रिज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंट्रिज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपका NCBI USA ने ही डेवलप किया है। और ये एंट्रिज जो है वो मोस्ट पॉपुलर सर्चिंग टूल है। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर सर्चिंग टूल ऑफ NCBI। इस नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो कि USA में है, इसका मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट वर्सेटाइल, सबसे ज़्यादा भरोसेमंद जो टूल है सर्चिंग टूल, वो कौन सा है? एंट्रिज। इसके अलावा आपका एक टैक्सोनॉमी ब्राउज़र है, एक आपका लोकस लिंक है, एक आपका प्रोसाइट है, एक है आपका टैक्सोनॉमी ब्राउज़र। ठीक है, एक है आपका लोकस लिंक, एक है आपका प्रोसाइट। ये सभी आपके क्या है? सर्चिंग टूल्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, एक ब्लास्ट और एक एंट्रिज। ठीक है भाई,
तो ये जो बात की हमने, ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स की जनरल इन्फॉर्मेशन की बात की है। मैं आपको फिर से बता दूं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बेसिक नॉलेज है, जिससे हमें पता चल सके कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स होता क्या है, उसका यूज़ क्या है और कैसे उसका प्रयोग में हम ला सकते हैं, क्या उसके एप्लीकेशंस हैं। सिर्फ एक बेसिक नॉलेज, आपको एक बेसिक नॉलेज देने के लिए मैंने ये लेक्चर बनाया है। डिटेल नॉलेज यहाँ पर नहीं है। और जो कुछ अपने नॉर्मल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ पर अपने बायो इन्फॉर्मेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चंस अपने यहाँ से कवर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली बायो इन्फॉर्मेटिक्स का ही कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो वो ये इन्फॉर्मेशन फिर सफिशिएंट नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको आइडिया देने के लिए कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स होता क्या है, क्या उसका यूटिलाइजेशन है, क्या उसके एप्लीकेशंस हैं, क्या डाटाबेस होता है, क्या सर्च टूल होता है। क्लियर?